हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस स्टडीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फियोल। मुझे नहीं लगता कि क्लास ट्वेल्थ का कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसे ये नाम कभी ना सुना हो। चाहे उसको प्रिंसिपल आते हैं या नहीं आते, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि हर बच्चे ने सुना है कि हाँ जी, फियोल के प्रिंसिपल होते हैं। और शायद ही दुनिया का कोई एक ऐसा टीचर हो सकता है कि जो ये आपसे कहे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पिछले 2 साल से ये बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क्स दिलवा रहा है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अब हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, हो सकता है केस स्टडी आए, लेकिन अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं और बहुत आराम से इसकी केस स्टडी भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत टफ नहीं आती केस स्टडी। ठीक है, चलिए। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फियोल। और हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स के साथ साथ थोड़ा सा हेनरी फियोल के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभार इस पे एमसीक्यू आ जाता है। तो हेनरी फियोल बर्थ, उनका जो ईयर है वो 1841 है और डेथ उनकी हुई थी 1925 में। ऑल्दो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं जिस पे कभी कुछ पूछा गया हो, लेकिन हाँ आगे कुछ आता है। अगला ये काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल कौन थे। तो हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे। करेक्ट, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ठीक। और बाद में जब वो माइन में काम करते रहे और कंपनीज में काम करते रहे तो उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए। इनके प्रिंसिपल्स को हम जर्नल प्रिंसिपल्स कहते हैं। जर्नल, सामान्य, नॉर्मल। यानी कि इन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। करेक्ट। इन्हें फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फेयोल ने फोकस करा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, यानी कि जो लोगों को संभालने का काम है, उसको इंप्रूव करा जाए। इनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो मैनेजर्स के ऊपर ही था। ऑफिस के अंदर ज्यादा था, फैक्ट्री में कम था। फैक्ट्री में टेलर के प्रिंसिपल ज्यादा अप्लाई होते हैं, तो फैक्ट्री में इनका फोकस कम था। और ये इनका पर्पस ये था कि भाई अगर ऑफिस सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लोग अच्छे से काम करने लगे तो नीचे तक वो काम अच्छा होता रहता है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए बात कि फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनको ही कहा जाता है। और ये माइनिंग इंजीनियर थे। अब हम आते हैं इनके प्रिंसिपल्स पर। आप सबको पता है कि हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ठीक। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा समझते चलेंगे और इसको लर्न करने के लिए एक मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म देता हूं इसकी। इसके 14 प्रिंसिपल को लर्न करने के लिए हम एक स्पेलिंग याद करते हैं, DAD, डैड, यू सी, डैड, USSROIC। करेक्ट। आप देखेंगे तो ये 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। करेक्ट। और ये कुछ ऐसे बने हैं, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से ये 14 प्रिंसिपल बन जाते हैं, डैड, UCUSSROIC। क्लियर। तो अब आपको ये स्पेलिंग से आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में जब केस स्टडी हमारे सामने आती है तो हम तो ये भूल ही जाते हैं कि कौन से प्रिंसिपल थे। हमारे को 4 5 ही याद आते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। तो अगर 6 नंबर बचाने की बात हो तो अपनी आंसर शीट के पीछे ही एक बार लिख लीजिएगा कि डैड, UCUSSR, और एक एक करके समझते जाइएगा कि भाई ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये तो चलिए एक ट्रिक हो गई। अब ट्रिक के बाद अब अपने पढ़ने पे आते हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे। तो हमारा पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक। अब बच्चे इस प्रिंसिपल में गड़बड़ क्या करते हैं, सीधा कह देते हैं कि बस सर, फेयोल ने कहा था कि वर्क को ना डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसने कुछ और भी कहा। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क कहता है वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ठीक, छोटे छोटे एक काम को छोटे छोटे और कामों में बांट दिया जाए या छोटी छोटी जॉब्स में बांट दिया जाए। क्लियर। यानी कि सपोज करिए अगर एक बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पर एक मोबाइल फोन बना रहे हैं, मोबाइल फोन असेंबल कर रहे हैं,
तो उसको असेंबल करने में जितने छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो एक एक पर्सन को दे दो कि एक का काम है स्क्रीन लगाना, एक का काम है उसमें कैमरा फिट करना, तो ये सब अलग अलग काम होते जाए। ठीक, ऐसे ही आप सपोज करिए कहीं पर गाड़ी बन रही है, तो एक पर्सन, गाड़ी बनना एक वर्क है और उसको हमने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया कि एक पर्सन का काम है उस पर पेंट करना है, एक पर्सन का काम है उसमें सीट फिट करना है, तो ये हमने टास्क को डिवाइड कर दिया। तो और अगली बात उसने क्या बोली, अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट, और उस काम को करने के लिए एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो उस जॉब को करेगा। अब इसे करने से हुआ क्या, इससे बनता है स्पेशलाइजेशन, और इस पर आता है हमारा एमसीक्यू कि डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क से होता है स्पेशलाइजेशन। जब मैं आपको एक ही काम दूं और वो एक ही काम आप ही बार बार करते जाएं, तो आप उस काम में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक पेन है, इस पेन की निब ये निकल जाती है, ये पेन बनकर आता है और एक पर्सन का काम होता है इसके अंदर ऐसे करके इस निब को लगा देना। क्लियर? तो हमने उसे एक टास्क दे दिया कि भाई तेरा काम है कि तू क्या कर, इस निब को लगाता रहे बस। अब आप सोचो वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि यूं ही उठाएगा फटाक से निब लगाता जाएगा। तो अपने काम में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा जब वो एक काम बार बार करता जाएगा। तो अब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, ये एज इट इज लैंग्वेज है जो फियोल ने बोली है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मिलती जुलती लैंग्वेज तो लिख ही दीजिएगा बोर्ड में। द इंटेंट, इंटेंट का मतलब है इंटेंशन, उसकी क्या इंटेंशन थी, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क, कि ज्यादा से ज्यादा काम हो और बढ़िया काम हो विद द सेम एफर्ट। अब आप सोचिए कि जो पर्सन उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएगा वो दूसरों से कम टाइम लेगा और कम समय में ज्यादा काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा, उस पर्सन का भी फायदा। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इफिशिएंट वे टू यूज द ह्यूमन एफर्ट। चाइना में इतना ज्यादा प्रोडक्शन इसीलिए हो जाता है क्योंकि चाइना में एक काम एक पर्सन को दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई बार बार बस तू यही काम करता रहे, तेरा और कोई काम नहीं है। अगर मान लीजिए एक पर्सन को पैकिंग करने का काम दे दिया गया तो कई सालों तक वो पैकिंग ही करता रहेगा, अब उसके बाद वो उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि वो आंख बंद करके भी पैकिंग कर देगा। तो यही फोकस था किसका, फियोल का, कि एक पर्सन एक काम करे और लगातार उसी काम को करता जाए। ठीक, तो इसे हमने बोला डिवीजन ऑफ वर्क। तो बच्चे केवल इसी बात पे रुक जाते हैं कि सर फियोल ने कहा था कि वर्क को ना टास्क में डिवाइड कर दो बस, अरे उसके आगे भी फियोल ने बहुत कुछ कहा है। तो फियोल ने क्या कहा कि भाई पर्सन, एक ट्रेंड पर्सन को उस काम को दो, स्पेशलिस्ट बना दो उसको, ताकि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, अथॉरिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक पावर एलिमेंट, एक किसी को पावर दे दी जाए दूसरों को कमांड करने के लिए। तो अथॉरिटी और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने एक्सेप्ट करा दैट आई विल वर्क फॉर यू, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फियोल ने और कुछ नहीं कहा, फियोल ने बड़ी सिंपल बात बोली है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आप किसी को अगर ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे और उसे काम नहीं दोगे, काम छोटा अथॉरिटी ज्यादा, तो वो उसका मिसयूज कर लेगा। और आप उसे काम दे दोगे लेकिन आप उसको कोई पावर ही नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा। तो उसने कहा अथॉरिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, लेकिन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? देखिए, अकॉर्डिंग टू फेयोल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है राइट टू गिव ऑर्डर्स, कि हम दूसरों को ऑर्डर दे पा रहे हैं। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, कहना मानना, कि लोग हमारा कहना मान रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉरलरी, यानी कि अटैच है किसके साथ, अथॉरिटी के साथ। भाई हम किसी को खाली अथॉरिटी थोड़ी देते हैं कि भाई भाई ये तेरी पावर है, तो भाई उसको कोई जिम्मेदारी भी तो दी होगी। तो आगे देखते हैं, द टू टाइप्स ऑफ द अथॉरिटी आर द ऑफिशियल विच इज द अथॉरिटी टू कमांड एंड द पर्सनल अथॉरिटी विच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। भाई फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे जो कमांड करने की आपको अथॉरिटी मिली है मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो तो है मेरी ऑफिशियल अथॉरिटी। और एक थोड़ी सी अनऑफिशियल या पर्सनल अथॉरिटी वो होती है कि मान लीजिए आपकी मेरी एक अच्छी इनफॉर्मल बॉन्डिंग है, हमारे में अच्छी दोस्ती आ रही है, या आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मैंने आपसे कुछ काम करवा लिया,
वो भी एक अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पर उसका फोकस मेन है किसके ऊपर, ऑफिशियल अथॉरिटी के ऊपर, कि अगर हम किसी पर्सन को ऑफिशियली कोई अथॉरिटी दें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें और दोनों में मैच होना चाहिए। बड़ी सिंपल बात कहता है वो, तो दोनों में मैच होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अथॉरिटी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो जैसे कि एज अ बॉस मैंने आपको कोई ऑर्डर करा तो फॉर्मल, और मैंने कहा अरे भाई तू तो मेरा छोटा भाई है, मेरी बात मान ले यार प्लीज, ये वाला काम कर दे, ठीक है, या यार देख ले मैं तेरे से बड़ा हूं तू मेरी बात नहीं मान रहा, तो ये इनफॉर्मल अथॉरिटी है। आपके मम्मी पापा जो आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल अथॉरिटी है, ठीक। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल भाई तो मेन इस बात पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड सेफ गार्ड्स, इतनी बढ़िया बात थी, लोग पढ़ाना भूल जाते हैं, बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। अब आप सोचो कि कहीं पर एक बॉस है, वो अपनी पावर का मिसयूज भी तो कर सकता है। तो फेयोल ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, करेक्ट। एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, कंप्लेन सिस्टम होना चाहिए, ठीक। तो ये था फ्योल का पूरा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें मोस्टली ये वाला भी आ सकता है एग्जाम में, ये बात भी आ सकती है लिखी हुई। तो आपको कौन सा प्रिंसिपल लिखना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है डिसिप्लिन, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन आप समझते भी हैं भाई, आपसे टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि बी इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना। मैनेजर्स को कहा जा रहा है, ये वर्कर्स को नहीं कहा जा रहा। फेओल के जो भी प्रिंसिपल थे वो मैनेजर्स के लिए हैं, वर्कर्स के लिए नहीं है। वर्कर्स तो मानेंगे ही ऑर्गेनाइजेशन की बात, लेकिन समझा किसको रहा है, वो मैनेजर्स को समझा रहा है कि भाई जब तुम्हारे हाथ में पावर आ जाएगी तो तुम उस पावर का मिसयूज मत कर लेना, इसलिए गाइड कर रहा है उनको, करेक्ट। तो ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चे लिख देते हैं इसमें। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने की बात कर रहे होते हैं तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं, लेकिन ये बात एग्जाम में बहुत कम आती है। एग्जाम में बात आती है ये वाली, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। मैं एक मैनेजर हूं, आप आज 15 मिनट लेट हो गए, तो क्या मुझे आपकी आज पूरे दिन की सैलरी काट लेनी चाहिए? आंसर इज नो। आपको वो करना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में लिखा हुआ है। अगर आप किसी पे पेनल्टी भी लगा रहे हैं, लगानी भी पड़ेगी आपको काम कराने के लिए पेनल्टी, जुडिशियस होनी चाहिए। जुडिशियस मतलब थोड़ी रैशनल, थोड़ी रेलेवेंट। भाई बेचारा एक वर्कर 10 मिनट लेट आ रहा है और आप मैनेजर हो, आपने उसकी पूरे दिन की सैलरी काट दी, तो ये तो जुडिशियस नहीं है, ये तो सही नहीं है, करेक्ट। इसको तो हम कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते। तो फियोल ने कहा कि अगर डिसिप्लिन रूल्स ठीक है, मानने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उन रूल्स को अप्लाई कराने के लिए अगर आपको कहीं पेनल्टी भी लगानी पड़े तो वो भी कैसी होनी चाहिए, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, करेक्ट। कोई भेदभाव ना करें आप पेनल्टी लगाने में कि किसी पे लगा दी किसी पे नहीं लगा दी, और एज पर द नॉर्म्स लगाएं जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग हो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चों को ये आता भी होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब एक तरफ से, और कमांड मतलब ऑर्डर। देयर शुड बी ओनली वन बॉस ऑन वन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के सिर पर बस एक ही बॉस होना चाहिए, उसे मल्टीपल जगह से ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। अगर मल्टीपल जगह से ऑर्डर मिलेंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, करेक्ट, काम नहीं कर पाएगा अपना। पढ़िए, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। केवल एक ही बॉस होना चाहिए किसी भी पर्सन के ऊपर, ठीक है जी। इफ एनी एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। वायलेटेड मतलब आपने उसको ब्रेक कर दिया, मिस कर दिया। The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior. अब ये कई जगह ऐसी बात होती है कि जब एक पर्सन को एक से ज्यादा जगह से ऑर्डर मिलने लगते हैं तो वो किसी एक का मानता है तो किसी दूसरे के लिए बुरा बन जाता है, दूसरे का मानता है तो पहले के लिए बुरा बन जाता है। तो इसलिए हमें ऑर्डर देने वाला केवल हमारा बॉस होना चाहिए। जैसे सपोज करो यहाँ पर मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के सीनियर हैं मिस्टर बी, और मिस्टर बी के सीनियर हैं मिस्टर जेड।
तो मिस्टर जेड को अवॉइड करना चाहिए कि वो सीधा जाकर मिस्टर ए से कोई बात करे या मिस्टर ए को ही ऑर्डर दे। उन्हें अगर ऑर्डर देना है तो किसको दें, वो मिस्टर बी को, और मिस्टर बी किसको ऑर्डर दे, मिस्टर ए को। तो ऐसे एक चेन बन जाए। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों साथ साथ इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में बोर्ड ने कई बार डिफरेंस पूछ लिया, जबकि मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों पूछा, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला है यूनिटी ऑफ कमांड, वन पर्सन वन बॉस। दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है all the units of an organization should be moving towards the same objectives through the coordinated and focused effort। तो उन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, चाहे एक छोटा सा वर्कर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, सबको केवल उस ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना चाहिए। सब अगर अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोचेगा। तो ये फ्योल का कहना था। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, देखिए ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी, पैकेजिंग इज एन एक्टिविटी, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी वेल कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। आगे कहता है, आगे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। अगर सपोज करिए प्रोडक्शन मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर अपनी प्रोडक्शन का काम देख रहा है, तो भाई वन हेड, उस डिपार्टमेंट का एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। कभी आपने देखा एक स्कूल में दो प्रिंसिपल हैं? नहीं होते ना, हो भी नहीं सकते। एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है। दो दो प्रिंसिपल बना दोगे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे और अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कुछ प्रिंसिपल ए के पीछे, कुछ प्रिंसिपल बी के पीछे। करेक्ट। तो इसलिए फ्योल ने क्या बोला कि भैया अगर तुम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हो, एचआर कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका एक डिपार्टमेंट बनाओ और उस डिपार्टमेंट का एक ही बॉस बनाओ। एक से ज्यादा बॉस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा बॉस बनाओगे तो वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाएंगे। अब डिफरेंस है कि यहाँ पर पढ़ दीजिए यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है देयर शुड बी ओनली वन बॉस, ये कहता है वन प्लान वन बॉस। इसमें ये रिलेटेड टू पीपल है, ये रिलेटेड टू एक्टिविटीज है। पर्पस क्या है कि मल्टीपल सबॉर्डिनेशन ना हो, मतलब एक ही पर्सन को बहुत सारी जगह से ऑर्डर ना मिले। टू प्रिवेंट द ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटी, भाई मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मुझे पता है क्या कराना है। अगर एक और को बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर तो पता चले एक ही काम दो दो लोग करा रहे हैं, मल्टीपल काम हो गए। रिजल्ट क्या है, इससे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहती है और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर सारी एक्टिविटीज में रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है और कभी कभी एग्जाम में आ भी सकता है डिफरेंस की फॉर्म में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी आगे आते हैं, ये हो गया हमारा टॉपिक। अगला देखते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है। सपोज करिए कि आपके स्कूल में आपके टीचर को कहा जाता है कि भाई कल जो है आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने आना है और कल है संडे। अब टीचर कहता है कि कल तो जी संडे है, कहता है कोई बात नहीं भाई, मंडे को बच्चों का बिजनेस स्टडीज का बोर्ड का पेपर है और संडे को आपको क्लास लेने आना है। तो क्या उस टीचर को मना कर देना चाहिए? चलो अगर बहुत ही एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो बात एक अलग है, लेकिन अगर वो आ सकता है पढ़ाने के लिए टीचर तो उसको आना चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए। क्यों? अगर किसी एक पर्सन को नुकसान होता है लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो। एक आधे पर्सन को तकलीफ हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, होता है, उसको कहीं कंपनसेट कर देंगे, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उससे फायदा होना चाहिए। यही प्रिंसिपल कहता है। लेकिन बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना इसका नाम। इसको ब्रेक कर लो ऐसे करके, सबऑर्डिनेशन किसका? इंडिविजुअल का। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है छोटा मानना। जैसे मैं कहूं जी मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, मतलब मैं आपसे छोटा हूं, आप मुझसे बड़े हो। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को मान, इंडिविजुअल गोल को मानो सबऑर्डिनेट। इंटरेस्ट टू दी जर्नल, और किसको इंपॉर्टेंस दो? टू दी जर्नल इंटरेस्ट, जर्नल इंटरेस्ट पर फोकस करो। करेक्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के फायदे को छोटा मानो और
अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है तो उसको प्रायोरिटी दो। इस पर एक केस स्टडी आई थी एग्जाम में कि एक पर्सन होते हैं, वो जो है एक जगह से रॉ मटेरियल मंगवा लेते हैं और वो जो सप्लायर है वो उनका रिलेटिव होता है। मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो 8 रुपीज के जी मिल रहा है और वो अपने रिश्तेदार से 12 रुपीज के जी मंगवा लेते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक कर दिया, वॉयलेट कर दिया? तो आंसर इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उन्होंने अपने फायदे के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान करा। करेक्ट। तो पढ़िए ध्यान से, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। तो बस वैसे तो यहाँ पर बात लिखी हुई है और घुमा फिरा कर भी सारी बात यही कही है, ये नीचे एग्जाम्पल भी उसका दिया हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा प्रिंसिपल है, लर्न कर लीजिएगा। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। बेटे रेम्युनरेशन वर्ड क्या होता है? सैलरी सब समझते हैं, सैलरी से थोड़ा सा बड़ा टर्म होती है रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब है आपकी मेहनत के बदले आपको जो भी मिल रहा है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो आपको फ्री में कोई रिसोर्स जो है फैसिलिटीज मिल रही हो, सब कुछ मिलाकर रेम्युनरेशन कहलाता है। तो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ये जब फेयोल ने प्रिंसिपल बनाए तो उस टाइम पर था क्या, बहुत पहले पुराने प्रिंसिपल है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मालिक हैं वो अपने नौकर को बहुत काम कराते थे और पैसे उसको देते नहीं थे। तो नौकर भी क्या करता था, जब उसे मौका मिलता था वो मालिक का नुकसान कर देता था, जब उसे मौका मिलता था वो प्रोडक्ट का नुकसान कर देता था, जब उसे मौका मिलता था वो छुट्टी ले लेता था। भाई अगर आप सामने वाले पर्सन को फेयर रेम्युनरेशन दोगे, फेयर, फेयर मतलब जो ठीक है, जिसके वो लायक है, जो बनता है उसका, ठीक, तो वो मेहनत से काम करेगा। भाई अगर आप बहुत ज्यादा दोगे तो कंपनी को नुकसान होगा, बहुत कम दोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो आपको ये सोचना है कि आपको उसे रेम्युनरेशन कैसी देनी है, फेयर। तो पढ़िए, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्लियर? अगर फेयर रेम्युनरेशन होगा तो सामने वाला पर्सन अच्छी मेहनत से काम करेगा। क्लियर है यहां तक की बात? आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगला देखते हैं जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा और मुझे अपने आप को ही जवाब दे लीजिएगा एक बार। आपके सबके घर में एक तिजोरी होगी, एक लॉकर होगा, जहां पर गोल्ड, ज्वेलरी, कैश, पापा के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब संभाल के रखे गए होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या उसकी चाबी आपके पास रहती है? आंसर इज नो, नहीं रहती। आपके पास अपने घर की स्कूटी की चाबी, बाइक की चाबी, ये रहती है। कुछ चीजों में डिसीजन लेना आपको अलाउड है। आपको कौन सी बुक लेनी है, आपको कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, आपको कहाँ कोचिंग जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सब आपको, आपकी शर्ट पैंट जो आपको लेनी है आप ले सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें, बड़ी चीज़ें, पापा मम्मी ने आज भी अपने हाथ में रखी हुई हैं। कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, क्या करना है, क्या, ये सब बातें उनके दिमाग की हैं। तो यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, अपने ही घर के अंदर सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी हैं, कुछ पावर को डिवाइड कर दिया। तो यहीं से फेयोल का प्रिंसिपल आया कि भाई अगर मैनेजर हर चीज अपने हाथ में रखेगा तो भी बुरा है, ठीक, वो ओवरबर्डन हो जाएगा। और अगर सब चीजें दूसरों के ऊपर छोड़ देगा तो लोग उसका जो है एडवांटेज ले लेंगे। तो उसने बोला कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी बैलेंस होना चाहिए, कौन सी चीजें हमें अपने हाथ में रखनी है और कौन सी हमें अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ देनी है। पढ़िए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ये मीनिंग बताया जा रहा है, पावर इन फ्यू हैंड्स, अगर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। वेयर एज इट्स डिस्पर्सल, अगर हम इसे दूसरों के साथ बांट लें, डिस्पर्स कर दें, अमंग मोर देन द वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयोल ने कहा देयर इज अ नीड टू बैलेंस। करेक्ट, कि कौन सी अथॉरिटी हमें दूसरों के साथ शेयर करनी है और कौन सी नहीं करनी। क्लियर? आई होप क्लियर है यहां तक की बात। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, स्केलर चेन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एग्जाम का फेवरेट। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको देखते हैं जरा एक बार, स्केलर चेन को क्या कहता है।
स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल था जो लोगों के कम्युनिकेशन पर बना। देखिए यहां देखिएगा, ये एक सीनियर है ए, आपने इसका बुक्स में एग्जांपल ट्रायंगल की शेप में देखा होगा, ऐसे बुक्स में आपने इसको ऐसे देखा होगा, ए इस तरीके से कुछ, करेक्ट, कुछ ऐसा सा आपने देखा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके देखा होगा आपने एक, ये भी ऐसा ही है, करेक्ट। अब जैसे सपोज करिए सीनियर है, ये एक डिपार्टमेंट चल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट चल रहा है, तो टेलर ने बोला कि आपस में अगर आपको चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कौन किसके साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो टेलर ने बोला कि भाई अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो अगर कोई बात ए को ए सी को बोलेगा, सी एफ को बोलेगा, एफ के को बोलेगा, ऐसे चलेगा मामला, ठीक है, स्केलर चेन, और इससे यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन होती है। लेकिन वो कह रहा है कि बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी पे सेम लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये लाइन आप देख रहे होंगे, सेम लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको एक नाम दिया गया गैंग प्लैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गैंग प्लैंक पढ़िए। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। और जहां पर ये सेम लेवल में इन केस ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये बहुत आता है, गैंग प्लैंक। प्लैंक किसको कहते हैं, लकड़ी का जो तख्ता होता है उसको प्लैंक कहते हैं, लकड़ी का फट्टा, ठीक, लकड़ी के तख्ते को हम प्लैंक कहते हैं। तो अगर मुझे उस सेम लेवल वाले बंदे से बात करनी है तो मैंने बीच में प्लैंक लगा लिया और मैंने उससे बात कर ली, एक इमेजिनरी प्लैंक, तो नाम दिया उसने उसको गैंग प्लैंक, करेक्ट। अब अगर हमें मानो थोड़ी सी कट शॉर्ट करनी है, देखो जैसे डी को के से बात करनी है, तो डी क्या करेगा, ऐसे नहीं जाएगा अगर इमरजेंसी है तो डी क्या करेगा, डी एफ को बोलेगा क्योंकि सेम लेवल वाला है, और एफ किसको बोलेगा, के को बोलेगा। क्लियर, आती है बात समझ में। तो ये तरीका है काम करवाने का। तो ये था हमारा स्केलर चेन, ये हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल है। तो अब क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स। क्लियर, इन केस ऑफ अर्जेंट नीड दिस चेन कैन बी इग्नोर्ड एंड सबऑर्डिनेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, और इसे क्या नाम दिया गया, गैंग प्लैंक। अगला आता है ऑर्डर, सिंपल और इजी ऑर्डर। लेकिन अगर कोई बच्चा घर से पढ़ के ही ना जाए तो वो ऑर्डर का मतलब मान लेगा इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर का मतलब यहां इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर का मतलब किसी को आदेश देना, इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। यहां पर ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज को अपनी जगह पर सही तरीके से रखना। तो यहां पर फ्योल ने कहा, बड़ी अच्छी बात बोली, पढ़िए ध्यान से, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस, एक जगह हो, फॉर एवरीथिंग एवरीवन, ठीक, एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स प्लेस। हर चीज की एक जगह हो और वो पर्सन उस जगह पर हो, वो चीज भी अपनी जगह पर हो। आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब अगर मेरा एक भी टूल मिसप्लेस हो जाए ना तो मेरा पूरा काम रुक जाएगा। तो इसलिए आजकल क्या होता है, फैक्ट्रीज में टूल जैकेट्स होती हैं, उनको ऐसे जैकेट पहना देते हैं और यहाँ पर टूल्स रखने के जगह बनी होती है, वो उस पर ही निकालते हैं, सही करते हैं, वहीं रख देते हैं। तो ऑर्डर बड़ा बेसिक सा चीज है। अब आप लोगों को समझाता हूँ ऑर्डर का एग्जाम्पल। आप अपनी क्लास में जाते हैं, आप अपनी क्लास में जाते हैं और शुरू शुरू में ही आपने क्या करा होता है, किसी एक जगह बैठकर अपनी एक सीट फिक्स कर ली होती है कि भाई मैं तो यहीं बैठूंगा। अब आपको ऑर्डर की इतनी ज्यादा आदत हो गई होती है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। अब आप जब रोज स्कूल जाओगे तो आपको लगेगा मैं तो अपनी जगह पे ही बैठूं, और 1% किसी दिन आपकी जगह डिस्टर्ब हो गई, आपकी जगह कोई और बैठ गया, तो वैसे लड़ भी लेते हो आप लोग क्लास में कि मेरी जगह है तो हट जाए ऐसे, तो वो शरीफ आदमी हो तो हट ही जाता है वो। तो सिंपल सी बात है, आप उसकी जगह आप कहते हो नहीं भाई ये मेरी जगह है, जबकि आपको भी पता है कि कोई जगह किसी की नहीं है, क्लासरूम है, कहीं भी बैठ जाओ। लेकिन आप सपोज करो अगर उसी जगह बैठ रहे हो क्योंकि आप वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी एफिशिएंसी इससे बढ़ रही है और होना भी ऐसे ही चाहिए।
आप सोचिए, लोगों के ऑफिसेज इसीलिए तो एक जगह पर बनाए जाते हैं, वरना लोग तो घूम घूम के भी काम कर लेंगे, लेकिन एक ऑफिस होता है कि हाँ भाई यहाँ बैठ के आप अपना काम कर लेना। तो सिंपल सा प्रिंसिपल था, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड वन मस्ट बी एट देयर प्लेसेस। मतलब हर चीज अपनी जगह पर हो, अपनी जगह वेल ऑर्डर्ड हो। जितनी ज्यादा चीजें बिगड़ी हुई होंगी, इधर उधर बिखरी हुई होंगी, तो हमारा ही टाइम वेस्ट होता है और हमारे ही रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। सुबह स्कूल जा रहे हो आप, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप अपना आईडी कार्ड पहनते हो, आप अपने शूज पहनते हो, अपनी ड्रेस पहनते हो, अपनी टाई पहनते हो, उनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो गई, वो अपनी जगह पे नहीं है, बस अब आप भागा दौड़ी में रह जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक की बात ठीक है। 11th प्रिंसिपल पे आते हैं, इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड। बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्रिंसिपल। इक्विटी इक्वालिटी से आया, बराबरी से। वो कह रहा है कि मैनेजर को हर पर्सन को इक्वल मानना चाहिए, उसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, कल्चर, इनके बेस पर कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब प्रिंसिपल बनाए थे फियोल ने, तो फैक्ट्रीज में ऐसा बहुत होता था, जो एक तरीके से रेसिज्म जिसको आप कह सकते हैं, रेसिज्म के बेस पर जो है बहुत ज़्यादा सैलरी में और रेम्यूनरेशन में डिफरेंस होता था। करेक्ट। जो जो लोग इंग्लैंड वगैरह में काम करते थे, तो वहाँ पर जो गोरे होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, और जो हमारे तुम्हारे जैसे काले होते हैं उनको कम सैलरी मिलती थी। ठीक। तो फ्योल ने कहा कि ये इस तरीके की हम अगर लोगों के बीच में, अपने वर्कर्स के बीच में जो है डिवीजन क्रिएट करेंगे, तो उससे हमारी हमारी जो आउटपुट है वो हैम्पर होगी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जेलस, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्योल फ्योल ने जो अपने प्रिंसिपल बनाए वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर बनाए। उसने फैक्ट्रीज को ऑब्जर्व करा, वहां पर उनकी फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करके फिर उसने ये प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक। तो पढ़िए, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉय। कितनी बढ़िया बात बोली है। कहता है कि ये चीज कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपने जो नए नए लोग बनते हैं ना, जो नए नए मैनेजर बनते हैं, वो ज्यादा करते हैं ऐसे काम। जो पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें पता है कि नहीं यार, ऐसे भेदभाव करने से उल्टा नुकसान ही होता है। हु शुड ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। हर पर्सन को जितना आप फेयर ट्रीट कर सकते हैं करें। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। मैनेजर को अपने बिहेवियर को काइंड रखना चाहिए, सबके लिए जस्टिस करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। इससे लॉयल्टी और डिवोशन बढ़ती है, ये फ्योल का कहना है। बिल्कुल सही बात है ये। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, बेटे पर्सनल नहीं होता है वर्ड, पर्सोनल होता है, मतलब इंप्लॉय। ठीक। अपने इंप्लॉय को स्टेबिलिटी दीजिए, बार बार उसे नौकरी से मत निकालिए। ठीक। या बार बार उसे शिफ्ट मत करिए। आपने उसको एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए रख दिया, आप उसको वहीं पर काम करने दो। बार बार उसको चेंज मत करो, उसको एक टाइम दो कि वो क्या कर सके, खुद को प्रूव कर सके, अपनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दे सके। पढ़िए, इंप्लॉय टर्नओवर। बेटे इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इंप्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए तो, ठीक है जी, तो लीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सोनल शुड, पहली बात तो उसको सेलेक्ट ही ऐसे करो कि उसको निकालने की या भगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड डिजोरियस प्रोसीजर। बहुत टफ। ठीक है, आप सोचो, लोग आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, इतना टफ प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो बनते हैं, पर उसको आसानी से निकाला नहीं जाता उन्हें जॉब से। फिर आप देखो, सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। किसी आईएएस की जॉब जाना पूरे देश में तहलका मचा देता है। करेक्ट। क्योंकि पहले ही आप उनको इतना टफ सिस्टम से उनको लेकर आ रहे हैं, अच्छे से उनको लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग करा के लेकर आ रहे हैं, फिर अब उनको निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक। तो उसने कहा कि भाई इंप्लॉय टर्नओवर कैसा रखना चाहिए, कम से कम। ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो कि कोई आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाए या आपको उसे निकालना पड़े। बट वन सिलेक्टेड, लेकिन एक बार अगर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको एक मिनिमम फिक्स टाइम पीरियड दो खुद को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा ही नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी जो है उसको निकालते रहो, नहीं भाई तू काम नहीं कर रहा, कल से मत आइए हो, ऐसा नहीं। उसको काम करने का एक प्रॉपर टाइम पीरियड दो। हाँ, उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पाता, तो आप उसे ट्रेनिंग दीजिए, आप उसको थोड़े से रिमाइंडर दीजिए, आप उसको सिखाइए, क्योंकि आप उसको निकाल के भी जो नया बंदा लाएंगे उसकी भी क्या गारंटी कि वो अच्छा काम करेगा। ठीक है जी।
अगले बार आते हैं, 2 प्रिंसिपल और बचे हैं बस। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि 14 प्रिंसिपल हैं और ये सब 6 नंबर में आते हैं, तो इसलिए इतना तो बनता है भाई 6 नंबर के लिए। हाँ, आप तो खैर स्मार्ट बच्चे हैं, आप जो है फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे, तो लगभग 40 मिनट की क्लास होगी तो आप तो 20 मिनट में कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप वो भी। वर्कर शुड बी एनकरेज इनिशिएटिव। ठीक है, जैसे कहते हैं ना यार तुम इनिशिएटिव नहीं लेते किसी बात पे, मतलब इनिशिएटिव मतलब तुम किसी काम में पहला स्टेप नहीं लेते, तुम आगे बढ़कर काम नहीं करते। तो ऐसा कल्चर हम डेवलप करें। फियोल ने कहा कि वर्कर्स इनिशिएटिव लें, वर्कर्स सजेशन दें, और उसके लिए उसने कहा कि एक सजेशन सिस्टम होना चाहिए। पढ़िए, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर द इम्प्रूवमेंट। करेक्ट, वो खुद लेकर आएंगी भाई साहब ये कर लो, इससे बहुत अच्छा होगा रिजल्ट। अब एक और बात, उसने ये बात बहुत अच्छी बोली, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। वो कह रहा है कि सजेशन ठीक है, वो सजेशन दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। अब ऐसा नहीं कि आप उन्हें फ्री हैंड दे दो तो वो हर बात पे ही आपको आगे सलाह देने लगेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं। मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको कहूँ भाई आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे दे दो, ठीक है देना चाहिए, ऐसा एक कल्चर होना चाहिए, इतना ओपननेस होनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप मुझे हर बात पे आगे कहने लो हाँ भाई हाँ सुमित इधर भाई मेरी बात सुन, अब कल से तू ऐसे पढ़ाएगा, अब कल तू ये वाला टॉपिक पढ़ाइयो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये भी ना हो कि वो अपनी फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाएं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें सजेशन देना ही अलाउड ना हो। अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय, तो एक अच्छी कंपनी के अंदर, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसके लिए आपने देखा होगा कहीं पर जो बॉक्सेस हैं वो लगा दिए जाते हैं, कंप्लेन बॉक्स वगैरह, सजेशन बॉक्स वगैरह, कि वहां पर अपनी कंप्लेन या सजेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल 14, आखिरी प्रिंसिपल और बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का नाम है एस्पिरिट दी कॉर्प्स, और ये फ्रेंच वर्ड ही है एस्पिरिट दी कॉर्प्स, और इसका मतलब था टीम बिल्डिंग। टीम पर ध्यान दो, यूनिटी पर ध्यान दो। तो फियोल ने क्या कहा, मैनेजर्स को कहा कि भैया टीम बिल्डिंग से काम करो। और टीम स्पिरिट, टीम बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसने कहा छोटी छोटी चीजें अपने बिहेवियर में लेकर आओ। जैसे कि उसने बोला, ये बहुत आता है एग्जाम में, कि कौन सा प्रिंसिपल है जो इस बात पर फोकस करता है कि आई को वी के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि हमें एक टास्क मिला, हमने टास्क कंप्लीट करा, तो मैंने अपने सीनियर मैनेजर को बोला सर मैंने कराया काम, तो मेरे पीछे वाले लोग सोच रहे हैं यार देखना मिलकर कराया हमने काम, और सर ने तो कुछ करा भी नहीं, हमने मिलकर कराया काम, और अब सर कह रहे हैं मैंने कराया काम। इसी कंपैरिजन में आप अगर कहें अपने सीनियर से कि सर हमने कराया मिलकर काम, मेरी टीम ने मिलकर काम करा है, तो वो एनकरेज होंगे, वो मोटिवेट होंगे, वो आपके लिए और अच्छे से काम करेंगे। अगर आप हर बार उनका क्रेडिट खा जाओगे आई आई करके, मैंने करा मैंने करा मैंने करा, तो भाई आगे से कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसने बिल्कुल सिंपल सा फोकस बोला, कितनी कॉमन कॉमन सी बातें हैं, और आई थिंक ये आप सब करते हैं, सब करते हैं धीरे धीरे। ये अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं जब आप इनको अपने बिजनेस में करेंगे, जब आप अपने अपने खुद के बिजनेस में करेंगे या किसी कंपनी में एज अ मैनेजर करेंगे, तो आपको अपने आप दिखाई देगा इनका रिजल्ट है। क्लियर। मैंने कुछ कंपनीज को विजिट करा है जहां मैंने देखा कि लोगों ने बकायदा हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स, जो आप ही तरह के लोग थे जिन्होंने आगे चलकर बीबीएमबी वगैरह कंपनियों के मैनेजर बने, या उन्हीं की खुद की फैक्ट्रियां थी, उन्होंने बकायदा प्रिंसिपल ऑफ फियोल निकाल कर उनका प्रिंट आउट लगा रखा है, फ्लैक्स बनाकर लगवा रखे हैं जगह जगह। ठीक है, तो मतलब ये हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि जब आप इनको धीरे धीरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो तो आपको इसका फायदा मिलता है। क्लियर। तो हमारे 14 प्रिंसिपल यहाँ पर खत्म हो गए। ठीक, अगली क्लास में कोई और एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। अब इस क्लास की केस स्टडीज आपकी ड्यू हो गई हैं, आज केस स्टडी मैं इसकी अलग से करा दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा कि जहाँ भी आपको केस स्टडीज की मिले मेरे साथ कर लीजिएगा 2-4 केस स्टडी। तो आज क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो हम आज इसकी केस स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम केवल प्रिंसिपल्स कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से करिएगा, दिमाग में ये सोच के कि 6 नंबर का है। तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ने का मन ना करे तो सारे सिलेबस से ध्यान हटाओ, उस पर ध्यान रखो, और उसके नंबरों को अपने ध्यान में रखो कि भाई सर कह रहे हैं कि 6 नंबर में आएगा। तो जब 6 नंबर में आएगा तो भाई 6 मार्क्स तो बड़ी बात होती है। और अगर आपका एक क्वेश्चन भी बिल्कुल सेट करा हुआ आ जाए तो अच्छा आपको बेस मिल जाता है। क्लियर। तो थोड़ा सा इस पर आप ध्यान देंगे, और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, वो कोशिश करें। देखिए मैं आपको ऐसा नहीं पढ़ा सकता कि हाँ भाई यहाँ वन शॉट आओ 3 घंटे में बीएसटी रिवाइज, वो रिवाइज नहीं होती, रिवाइज टॉपिक वाइज ही होती है। 15 दिन कम से कम लगते हैं बीएसटी को रिवाइज करने में,
वही हमारे 15 दिनों में मैं आपको जो लेक्चर करा रहा हूँ 15 दिन लगेंगे उसमें, तो आप करते रहिए साथ साथ। हाँ, बाद में आप सब एक साथ देख लीजिएगा, मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, कुछ और तरीके बता दूंगा, लेकिन कम से कम 15 दिन, ठीक है। और 1 शॉट 2 शॉट इनसे बचिए, थोड़ा सा डिटेल जी। पूरे साल का काम हम 15 दिन में कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। अब आप सोचो कि पूरे 365 दिन का काम कोई व्यक्ति आपको 3 घंटे में करा रहा है, तो भाई वो तो फिर भगवान का छोटा भाई हुआ, हम तो करा नहीं सकते इतना काम, ठीक है। तो अगर कोई करा ही रहा है तो भाई साहब वो तो फिर उसके चरण पकड़ लो, आप उसे कहो भाई साहब आप ही कुछ करा दो, तो होता नहीं है कुछ भी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है 2 3 4 घंटे की वीडियो देख के कुछ नहीं होता, इससे अच्छा आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो और थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।